हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को किडनी के बारे में सारा फंक्शन बताया गया था। किडनी किस प्रकार से कार्य करती है, किडनी में क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इस सारे बात हम बताए हैं। अगर आप वीडियो को मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है नेफ्रॉन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, है ना। 10 से 12 लाख तक नेफ्रॉनों की संख्या होती है। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा वृक्क होता है और इतना बड़ा वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना छोटा छोटा नेफ्रॉन हो सकते हैं, है ना। 10 लाख इतना सा एरिया में कवर हो रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे नेफ्रॉन होगा। तो नेफ्रॉन को हम यहाँ पर एक चित्र बनाए हैं जो कि ये हमारे किडनी में किस प्रकार से कार्य करती है। 10 लाख जो किडनी होते हैं 10 लाख जो नेफ्रॉन होते हैं वो किडनी में अपना अपना काम करते हैं। समझ में आ रहा ना। किडनी में सभी क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। तो उसी काम को यहाँ हम समझें कि आखिर में उसका काम क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे हम लोग नेफ्रॉन के बारे में। देखिए, नेफ्रॉन की संरचना इस प्रकार से होती है, लगभग मतलब ऐसा, इससे भी अच्छा बना लीजिए आप लोग बुक से देख करके, है ना। तो कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या नाम है उसको भी लिख दिया गया है। आप लोग देखिए, ये जो देख रहे हैं ये पार्ट्स को हम लोग वोमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोमेन संपुट। ये क्या है? वोमेन संपुट है। और इसमें देखिए रचना जो पाया जाता है ये यहाँ सटा हुआ रहता है, हम ऊपर ही बना दिए हैं, इस प्रकार से बना रहता है, ऐसे रहेगा, है ना। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ये छानने के लिए होता है, छानने, ब्लड को छानने के लिए। अब देखिए ये ब्लड इसमें आता है, इसमें ब्लड क्या होता है? आता है। ये थोड़ा मोटा होता है और ये वाला पतला होता है। ये कुंडलित के रूप में रहता है, ये वाला क्या होता है? पतला रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिवाही धमनिका। क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनिका है। और ये जिससे निकल के जा रहा है बाहर, एक मिनट, इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है। अब ये इससे होते हुए जाता है ना, तो इसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। इसको क्या बोलते हैं? इसको पूरा है वोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस, ये अभिवाही धमनिका, ये हो गया अपवाही धमनिका। उसके बाद देखिए ये जो है ये कुंडलित के रूप में होता है। क्या रहता है? ये कुंडलित के रूप में, इसलिए कुंडलित नलिका बोलते हैं। चूंकि ये जो है इसके नज़दीक है, इसके लिए समीपस्थ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलेंगे इसको? समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसलिए क्योंकि ये वोमेन संपुट के बहुत नज़दीक है, और नज़दीक को हम लोग समीपस्थ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलना है। क्या बोलना है? समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद देखिए ये वाला जो है पूरा को हेनले का चाप बोला जाता है। पूरा को क्या बोलते हैं? हेनले का। तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं हेनले का अवरोही चाप। क्या बोलते हैं इसको? और ये अधिरोही चाप होता है। ये साइड वाला को अवरोही चाप बोलना है, और इधर वाला जो है इसको क्या बोलना है? अधिरोही चाप। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पतला हो जाता है, यहाँ से देखिए मोटा आता है, आते आते ये पतला हो जाता है, और इस प्रकार से फिर देखिए ये रचना होती है। ये भी कुंडलित जैसा, ये भी क्या है? ऐसे कुंडलित जैसा होता है। कैसा होता है? कुंडलित जैसा होता है। तो ये भी हुआ कुंडलित नलिका। अब चूंकि ये जो है इसे ग्लोमेरुलस वोमेन संपुट से बहुत दूर है, वोमेन संपुट से दूर है ना, ऐसे घूमते घूमते आए तो दूर है कि नहीं, इसलिए इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो नली है इसको हम लोग बोलते हैं संग्राहक नलिका। क्या बोलते हैं? संग्राहक नलिका बोलते हैं। और ये जो है समान संग्राहक नली है, ये जो है समान संग्राहक नली है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जाके
वहाँ मिलता है। आप लोग को मूत्रवाहिनी बताया था ना, ये जाकर मूत्रवाहिनी में मिलता है। मूत्रवाहिनी जो इस प्रकार से पतला नस दिखाया था, ऐसे ऐसे दिखाया था ना, यही है आपका। तो इसको क्या बोले, ये देखिए मूत्रवाहिनी में ये जुड़ा हुआ रहता है। जो इस प्रकार का नस आप लोग दिखाया था ना यहाँ पे ऐसे मूत्राशय से, तो ये नहीं मूत्रवाहिनी था, इसी में ये क्या होता है, ये वाला जुड़ा रहता है। तो इस सारे संरचना को हम लोग अच्छे से देख लिए, संरचना से अच्छे से देख लिए ना। बोमेन सपुट, ग्लोमेरुलस, अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, ये समीपस्थ, इसके नजदीक है जो समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये है हेनले का अवरोही चाप, हेनले का अधिरोही चाप, ये हो गया दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये आपको हो गया संग्राहक नलिका, ये हो गया समान संग्राहक नलिका, ये हो गया मूत्रवाहिनी। तो सभी को हम लोग देख लिए। अब इसका कार्य विधि समझते हैं। क्या समझते हैं? कार्य विधि, किस प्रकार से हमारे किडनी में यानी वृक्क में किस प्रकार से ये कार्य करती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि हमारे ब्लड जो होता है वो शरीर में घूमते घूमते बहुत से अशुद्धियों से मिला हुआ रहता है, बहुत से अशुद्धियों से मिल जाता है ना। कुछ अशुद्धियाँ कुछ शुद्ध रूप में भी होते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया से मिलता है, यूरिया से मिलता है ना। तो ये सब क्या है, हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये ब्लड में मिलकर चले आते हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, वसा भी होता है और जल भी होता है। ये सारा चीज़ ब्लड के साथ मिल करके चले आते हैं कहाँ, यहाँ बोमेन संपुट के पास। तो बोमेन संपुट में यहाँ पर छानने वाला एक उपकरण ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, ग्लोमेरुलस होता है, जो ब्लड को छानता है। ब्लड को क्या करता है, देखिए यहाँ से मोटा वाला में आ रहा, मोटा नस में आ रहा है, जैसे पतला नस में निकलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो कंजस्टेड होगा ना, कंजस्टेड होगा कि नहीं होगा। जैसे में कहने का मतलब दरवाज़ा बहुत फैला है आने वाला, और निकलने वाला क्या बहुत छोटा सा पतला सा दरवाज़ा है। तो आने वाला तो बहुत आदमी आ जाएंगे, लेकिन जाते समय वहाँ धक्का मुक्की होगा कि नहीं होगा, धक्का मुक्की होगा ना, धक्का देंगे ना, उसको प्रेशर देगा ना, उसको एक दूसरे को, तो प्रेशर देंगे तो जल्दी जल्दी निकलेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि कुंडलित के रूप में हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ये होता है यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने लगता है। प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा। इस यहाँ पर रक्त आ रहा है, क्या आ रहा है, रक्त। रक्त में क्या क्या मिला हुआ है जी, हम बताए थे ये ब्लड के साथ साथ आपका अमोनिया रहता है, यूरिया रहता है ना। यूरिक अम्ल तो इसी से बनता है ना। आगे चलिए लिख लेते हैं, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल होता है, और क्या, प्रोटीन, उसके बाद ग्लूकोज, जल, और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो ये आपका मिला हुआ रहता है इसी में, किस में, रक्त में। जब रक्त यहाँ आता है तो इससे जब गुजरता है तो एक कुंडली प्रेशर के रूप में आता है। किस रूप में आता है, यहाँ पर प्रेशर बन जाता है। और ये प्रेशर के दौरान यहाँ पर कुछ शुद्धियाँ, जैसे कहने का मतलब ये है कि जब ये छानता है तो इसमें यूरिया अमोनिया जो होते हैं, यूरिक अम्ल जो होते हैं, इससे निकलने लगते हैं, इससे जाने लगते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें से प्रोटीन, ग्लूकोज और जल भी अवशोषित हो जाता है। इसमें जल भी इसमें चला आता है, क्योंकि प्रेशर में होता है। तो प्रेशर में आने के वजह से सब क्या होते हैं, निकल जाते हैं इसी के साथ में। किसके साथ में, अमोनिया यूरिया जो है ना, उसी के साथ में यहाँ पर चले आते हैं कौन कौन, प्रोटीन, ग्लूकोज और जल, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब है कि नहीं। प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ग्लूकोज भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, अब इसमें चला है तो क्या ये बाहर निकल जाएगा, मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए एक संरचना पाई जाती है जो इस प्रकार से कुंडलित के रूप में होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। स्प्रिंग जो देखे हैं ना आप लोग, स्प्रिंग ऐसे हम बना दिए, बहुत अच्छा नहीं लग रहा देखने में, है ना, अच्छा लग रहा देखने में नहीं। ये पतला सा नस होता है जो इसके, ये जो कुंडलित नलिका है ना, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके पाया जाता है इसमें। अब ये क्या करेगा, क्या कि यहाँ से जो जल, ग्लूकोज, प्रोटीन,
ये सब जो आ रहे थे ये सब का ये फिर से अवशोषण कर लेता है। फिर से क्या कर लेता है? इसको अवशोषण कर लेता है। और ये नस है, ये क्या है? नस है। ये फिर से क्या कर लेता है? जैसे जैसे इससे जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर किसको किसको अवशोषण कर लेगा? जल को, ग्लूकोज को और प्रोटीन को अपनी ओर क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। और इसको अवशोषण करके फिर पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। पुनः शरीर में क्या करता है? भेज दिया जाता है। पुनः यहाँ शरीर में फिर क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। और फिर इस तरह से होते होते ये जो यूरिया है, कौन हो गया? यूरिया, अमोनिया, ये सब इस रास्ते से होते हुए चले जाते हैं कहाँ? ये संग्राहक नलिका में जमा होते हैं। और यहाँ से जमा होने के बाद धीरे 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 आकर के कहाँ? मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में जाकर के जमा हो जाते हैं। और एक समय के बाद फिर मूत्राशय से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर 3 वो क्रिया हुआ इसमें। पहला हुआ फिल्ट्रेशन। पहला क्या हुआ? छनाया, रक्त छाना गया ना, तो रक्त छाना जा रहा है तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? फिल्टर बोलते हैं ना। छानने वाला मशीन को फिल्टर बोलते हैं, फिल्टर है। और जो छना रहा है उसकी वो क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? ग्लोमेरुलस के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? तो पहला जो क्रिया हुआ है इसमें वो क्या हुआ? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसका पहला क्रिया का क्या नाम देंगे हम? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एक मिनट। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है, जो छन्ने का काम हो रहा है, उसको क्या नाम देंगे हम लोग? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। दूसरा में क्या हुआ? यहाँ पर देखिए प्रोटीन, ग्लूकोज, जल जो आ रहा था, निकल जा रहा था, उसको फिर से अवशोषण इस नलिका द्वारा किया गया। जो कुंडलित नलिका ऐसे गोल गोल घुमा हुआ है ना, उसके द्वारा फिर से इसको अवशोषण किया गया। फिर से क्या किया गया? तो ध्यान से देखिएगा, ये ट्यूब लगा हुआ है, ये क्या होता है? ट्यूब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो ट्यूब द्वारा क्या हो रहा? अवशोषण हो रहा, पुनः अवशोषण। एक बार तो हमारे शरीर में अवशोषण होता ही है, लेकिन किडनी के जाने के बाद, किडनी में जाने के बाद भी फिर से इसका क्या होता है? तो पुनः उसको बोलेंगे अवशोषण। पुनः अवशोषण। अभी पुनः अवशोषण किसके द्वारा रहा है? ट्यूब द्वारा ना। कुंडलित को ट्यूब बोलते हैं। कुंडली को क्या बोल देता है? ट्यूब। तो ट्यूबुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर। ट्यूबुलर। ट्यूबुलर पुनः अवशोषण हुआ। इसमें क्या हुआ? ट्यूबुलर पुनः अवशोषण। और तीसरा में क्या होता है? तो ये नलिका से फिर होते हुए, ये ट्यूब से होते हुए फिर शरीर से बाहर स्रावित हो जाता है, निकल जाता है। तो निकलना स्रावित बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? निकलना क्या बोलते हैं हम लोग? शरीर से बाहर डिस्चार्ज होगा, ये चला जाएगा मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में, तो ये क्या हुआ? स्रावित हो रहा है ना। क्या हो रहा है? तो ये तीसरा का नाम देंगे हम लोग ट्यूबुलर स्रवण बोलते हैं इसको। एक मिनट। ट्यूबुलर क्या होगा? इसको स्रवण बोलते हैं। तो यही क्रिया कर करके हमारे शरीर में, यानी शरीर के किडनी में नेफ्रॉन इसी प्रकार से कार्य करते हैं। समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। बोमेन संपुट में संरचना होती है अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका। और ये जो कुंडलित नलिका है इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस। जब यहाँ ब्लड आता है तो ब्लड में बहुत से कुछ शुद्ध रूप में होते हैं, कुछ जो होते हैं हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं, कुछ अनावश्यक पदार्थ होते हैं। आवश्यक पदार्थ के रूप में प्रोटीन, ग्लूकोज, जल आदि होते हैं। और अनावश्यक अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल होते हैं, जो कि हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है। और जब ये हमारे शरीर में आता है तो यहाँ छन्ना पत्र रहता है, ये छन, यहाँ पर ब्लड छनाता है। यहाँ पर ब्लड क्या होता है? और छनाने के बाद यहाँ से ब्लड जो होता है, शुद्ध ब्लड यहाँ से निकल जाते हैं।
लेकिन होता क्या है, जब इसमें यहाँ पर कंजस्टेड एरिया होने की वजह से जल, ग्लूकोज और प्रोटीन क्या होता है, स्रावित निकल जाते हैं बाहर। तो यहाँ बाहर निकल जाते हैं, तो बाहर निकलने के बाद क्या इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, अगर ये बाहर चला जाएगा तो हमारे शरीर में ये फालतू ना बाहर निकल जा रहे हैं, जल हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे तो हमारे कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगा क्या? तो इसमें भी एक नस पाई जाती है जो इसके यानी कुंडलित नलिका के बाहर चारों ओर स्प्रिंग के जैसा से गोल गोल घुमा हुआ रहता है। अब यहाँ पर जब आते हैं ये जल, ग्लूकोज और प्रोटीन, तो ये पुनः अवशोषित कर लेते हैं, इसको अपनी ओर खींच लेते हैं और अपनी ओर खींच, ये नस के रूप में होते हैं। क्या है? नस है मेरा। और ये फिर खींच करके फिर से शरीर को दे देता है, फिर से शरीर को दे देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहला काम में तो फिल्टर हुआ, पहला काम में रक्त का फिल्टर हुआ, फिल्ट्रेशन किए हम लोग। तो किसके द्वारा किए? तो ग्लोमेरुलस में किए, तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। अब दूसरा में क्या हो रहा है कि यहाँ जो ग्लूकोज और प्रोटीन जल जो निकल रहा है तो इसका अवशोषण किया गया, अपनी ओर खींचा गया। एक बार तो हुआ था पहले पोषण में, दूसरा बार यहाँ हो रहा उत्सर्जन में, तो फिर से ना इसका अवशोषण किया जा रहा है। तो इसको फिर से जब करेंगे तो उसको पुनः लगाते हैं, दोबारा एक ही काम हो करता है तो पुनः बोलते हैं ना, तो पुनः अवशोषण। अब देखिए ये ट्यूब दोबारा हो रहा है, तो ट्यूबुलर पुनः अवशोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और हेनले के चाप के द्वारा फिर मूत्र जो होता है, क्या क्या होगा उसमें? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल जो होगा, इससे होते हुए फिर यहाँ चलाता है संग्राहक नलिका में, जहाँ वो जमा होता है। और जमा होने के बाद फिर ये धीरे धीरे चले आते हैं किसमें? समान संग्राहक नलिका में आते हैं, समान संग्राहक नलिका में आते हैं। और समान संग्राहक नलिका जो होता है वो मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? तो यहाँ से स्रावित हो रहा है ना, यहाँ से मूत्र क्या हुआ, फिर स्रावित हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्यूबुलर, ओ सॉरी रा नहीं लिखते ना, ट्यूबुलर श्रवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबुलर श्रवण द्वारा ये चला आता है मूत्रवाहिनी में, और मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में जाकर फिर मूत्र क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। आया समझ में? किन्हीं को डाउट है? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमारे किडनी में नेफ्रॉन कार्य करते हैं। अब सोच सकते हैं कि आपका एक नेफ्रॉन जो इस प्रकार से काम कर रहा है, तो 10 दूना 20 लाख, 20 से 24 लाख नेफ्रॉन जो दोनों किडनी पाए जा रहे हैं, वो इसी प्रकार से काम कर रहे होते हैं। ये आपको समझाने के लिए इतना बड़ा फिगर बनाया गया है, इतना बड़ा फिगर नहीं होता है, बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, समझ रहा? बहुत छोटा। अब ये इतना बड़ा आकार में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो कहेंगे बहुत छोटा होंगे तब ना, है कि नहीं? तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, क्लीन करते हैं। इसको क्लीन करने के बाद आपको मूत्र का बनावट के बारे में बताएंगे, है ना? आप देखिए यहाँ पर हम समझेंगे मूत्र का बनावट। मूत्र का बनावट में कितना कितना मात्रा में क्या क्या होता है इसके बारे में देखिए आप लोग। जब कोई भी व्यक्ति एक दिन में यदि 80 ग्राम से 100 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करता है, तो उसमें 96% जो होगा वो द्रव्य की अवस्था में होता है। 96%, कितना? और 4% जो होगा वो ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें 96% में आपको जल रहेगा। 96% क्या रहेगा आपका? जल। और यहाँ पर 4% में 2.5% यूरिया रहता है, और 1.5% जो होता है अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थ होते हैं, ये मूत्र में होते हैं ना। अगर कोई भी व्यक्ति इतना मात्रा में अगर प्रोटीन ग्रहण करता है, तो उसमें मूत्र में 96% जल होगा, 2.5% यूरिया होगा, और 1.5% अन्य पदार्थ होते हैं। किसी किसी बुक में लिखा 2% यूरिया और 2% अन्य पदार्थ लिखा हुआ रहता है ना।
ये होते हैं। और ये जो अन्य पदार्थ है इसके हमारे शरीर में कोई काम नहीं रहता है। ये हो गया आपका मूत्र का बनावट। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ देता है मूत्र में कितना % जल होता है, तो हम लोग बोलेंगे 96%, यानी 96% क्या रहेगा, जल रहता है। यूरिया कितना % रहता है, तो 2% या 2.5% मान लीजिए, है ना। और अन्य पदार्थ 1.5 या 2% होता है, यही ना होता है जी। तो यह आपका मूत्र का बनावट हो गया, ठीक है। अब मूत्र में क्या क्या विद्यमान होते हैं, तो जल रहते हैं, यूरिया रहता है और सोडियम क्लोराइड होते हैं। ये 3 चीज़ों का मिश्रण होता है ना, जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड, ये तीनों का मिश्रण होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। तो मूत्र का रंग पीला इसलिए होता है क्योंकि उसमें ईरोक्रोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, और ईरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है, हल्का पीला होता है, पूरा पीला नहीं बोलना है, हल्का पीला होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डायलिसिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हाँ तो सुनिए ध्यान से। अब हम लोग को पढ़ना है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है, तो हीमोडायलिसिस अति विकसित एक मशीन है जिसमें किसी व्यक्ति का यदि किडनी काम करना बंद कर देता है तो इसी का मशीन का प्रयोग किया जाता है। हीमोडायलिसिस मशीन का किसको प्रयोग करते हैं, हीमोडायलिसिस मशीन का प्रयोग करते हैं। तो एक किसी भी व्यक्ति में यदि दोनों किडनी काम करना बंद कर दें तो वह व्यक्ति ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि दोनों किडनी खराब हो जाने के बाद उसमें कीटाणु पनपते रहते हैं और जो भोजन हम मुख द्वारा करते हैं वो भोजन हमारे शरीर को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे शरीर के रक्त में बहुत सारे कीटाणु पनप जाते हैं, क्योंकि इसे छानने वाला कोई पदार्थ तो कोई चीज़ तो बचा ही नहीं। दोनों किडनी फेल हो जाने की वजह से हमारे रक्त छनेगा क्या, नहीं ना छनेगा। और जब नहीं छनेगा तो हमारे शरीर में कीटाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, और कीटाणु की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे भोजन को ग्रहण वही खुद करेगा, और जब भोजन वो ग्रहण कर लेगा तो हमारे शरीर के कोशिकाओं का भोजन मिलेगा क्या, भोजन नहीं मिलेगा। और जब भोजन नहीं मिलेगा तो हम दिन पर दिन कमज़ोर होते जाएंगे, दिन पर दिन क्या होंगे, कमज़ोर होते जाएंगे। और दूसरी में ये है कि हमारा माइंड सही रूप से काम नहीं करेगा, पागलपने जैसा काम करने लगते हैं। किसी को दांतें काटना, किसी को कहीं पे थूक देना, कहीं पर कुछ भी किया जा सकता है, उस स्थिति में कुछ भी कर सकता है वो व्यक्ति। जिस व्यक्ति को दोनों किडनी खराब है वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और ज़्यादा दिन का वो मेहमान नहीं रहता है। तो वैसे स्थिति में जिसके पास पैसा होता है वो क्या करते हैं कि हीमोडायलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हीमोडायलिसिस साधारण परिवार के लिए नहीं है, जिनके पास पैसा है उन्हीं के लिए है। 2013-14 में हम लोग खुद गए थे पटना, उस समय लगा था 15 से 20 हज़ार रुपया, 15 से 20 हज़ार रुपया 2013-14 की बात हम करते हैं। अब सोच लीजिए कि अभी 7 साल बाद कितना लग रहा होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। 7-8 साल हुआ ना, 7-8 साल में लगभग ही 25 से 30 हज़ार रुपया खर्चा पड़ेगा अभी। तो साधारण परिवार के लिए ये नहीं होगा। क्या 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा कर सकते हैं, और हफ्ता में एक बार, हफ्ता में, महीना में 4 बार करना होता है। एक हफ्ता में ही, एक हफ्ता के लिए काम करता है हीमोडायलिसिस जो होगा, एक हफ्ता के लिए आपको ब्लड शुद्ध करके डाल देगा, फिर एक हफ्ता जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे ही आपका ब्लड जो होगा अशुद्ध हो जाएगा, उसमें कीटाणु पनप जाएंगे। तो ये मुश्किल से एक हफ्ता तक काम करता है। बताइए साधारण परिवार कहाँ से महीना में 1 से 1.5 लाख रुपए लाएगा क्या। तो साधारण परिवार के लोग हीमोडायलिसिस नहीं करवा पाते, 1 से 2 बार करवाते हैं फिर नहीं। अब हीमोडायलिसिस क्यों करवाते हैं, बड़े लोग जो होते हैं उनको आशा रहता है कि कहीं ना कहीं हमको किडनी मिल जाएगा, और किडनी मिल जाने के बाद फिर किडनी ट्रांसफर कर दिया जाता है।
किडनी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना। लेकिन अगर ज़्यादा दिन तक ये करवाते रहिएगा तो फिर किडनी भी शूट नहीं करेगा, किडनी भी काम नहीं करेगा। नया किडनी भी लगाइए, दूसरा किडनी भी लगाएगा ना, तो वो काम नहीं करेगा। समझ में आया? ज़्यादा दिन के बाद होते होते आदमी चल ही जाता है, धरती छोड़ ही देता है। तो हीमोडायलिसिस एक अति विकसित मशीन है जो ब्रिक के जैसा काम करता है। कैसा काम करता है? यानी इसमें भी रक्त का क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। इसमें यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल अलग कर दिया जाता है और रक्त में जो प्रोटीन होता है उसको अलग कर दिया जाता है। साथ ही साथ जितने भी कीटाणु होते हैं सभी कीटाणु को नष्ट किया जाता है। सभी कीटाणु क्या किया जाता है? नष्ट कर करके फिर से हमारे शरीर में एक हाथ से आपका ब्लड निकाला जाएगा और दूसरे हाथ से ब्लड को चढ़ाया जाता है। जो शुद्ध ब्लड होता है उसको चढ़ा दिया जाता है, अशुद्ध ब्लड को निकाल करके उसको फिल्ट्रेशन करते हैं। इसी मशीन द्वारा, हीमोडायलिसिस मशीन के द्वारा उसको फिल्ट्रेशन करते हैं और फिल्ट्रेशन करने के बाद जब शुद्ध होता है रक्त तो फिर से उसको हमारे शरीर में चढ़ा दिया जाता है। और ये काम लगभग आपको 4 से 5 घंटा लग जाता है करने में। 4 से 5 घंटा, 5 से 7 घंटा भी लग सकता है। ये पेशेंट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? 6-7 घंटा भी लग सकता है ना। तो ये हुआ हमारे शरीर में हीमोडायलिसिस का काम। समझ में आ गया? ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना यहाँ पे, आगे पढ़िएगा आप लोग बायोलॉजी जब 12th क्लास में पढ़ेगा ना, उसमें ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। यहाँ यही समझना है कि हीमोडायलिसिस एक अति विकसित मानव विकसित मशीन है। हीमोडायलिसिस एक मानव अति विकसित मशीन है जिसको हम लोग कृत्रिम वृक्क के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कृत्रिम वृक्क के नाम से जानते हैं, जो वृक्क के जैसा ही काम करता है। किसके जैसा काम करता है? वृक्क में क्या होता है? ब्लड शुद्धिकरण होता है, मूत्र अलग होता है ना, तो उसी तरह से ये भी होता है। ठीक है, ये भी मशीन वही काम करता है जो वृक्क करता है। और ये इसलिए कराया जाता है क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसको पता हो जाता है कि हमको 10 से 15 दिन या 1 हफ्ता, 2 महीना, 3 महीना में हमको किडनी मिल जाएगा, तब ये क्या करता है? हीमोडायलिसिस करवाता रहता है। समझ में आया? हीमोडायलिसिस जब होगा और जब किडनी मिल जाता है तो किडनी को ट्रांसफ़र करके लगा दिया जाता है, फिर हीमोडायलिसिस करना बंद। क्योंकि किडनी जब लगेगा, किडनी जब शूट हो जाएगा, शूट कर जाएगा हमारे शरीर में, तो हम फिर हीमोडायलिसिस क्यों करवाएंगे? नहीं कराएंगे। और जब वो अपना वो काम करने लगता है तो फिर से आदमी स्वस्थ हो जाता है। फिर से आदमी क्या होता है? उसका ऑपरेशन होता है। क्या होता है जी? ऑपरेशन के मदद से उसको हमारे शरीर में डाला जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ? हीमोडायलिसिस होता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखेंगे पेड़ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पादप में उत्सर्जन। तो जिस प्रकार में जंतुओं में चयापचय क्रिया होती है उसी प्रकार से पादपों में होती है। तो पादपों में भी कुछ न कुछ अनावश्यक पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, तो उनको भी शरीर से बाहर निकाला जाता कि नहीं? तो पादपों में भी उत्सर्जन होता है। पादप में उत्सर्जित पदार्थ कहाँ कहाँ जमा होते हैं? तो पहला होगा पादप के छाल में, या तना के छाल बोलते हैं टहनी में। पादप के छाल होता है ना जी, उसमें। और दूसरा होता है पत्तियों में। कहाँ कहाँ होते हैं? पत्तियों में और पादप के छाल में होते हैं, है ना। ये देखिए पेड़ पौधे के जो बाहरी छाल होते हैं ना उसमें, और ये पत्तियों में क्या होता है, कैसे होता है? आपको बताए थे कि पादप जो होते हैं, जो अनावश्यक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ जो उनके शरीर में बन जाते हैं, वो छाल के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। जैसे गोंद निकलता है ना, गोंद देखे निकलते हुए। प्रास के पेड़ में कोई चाकू मार देता है, टांगी मार देता है, तो कुछ दिन के बाद जाइए तो उसमें लाल लाल रंग के बाहर निकला हुआ रहेगा, दिखाई देगा आपको, दिखाई देता है ना। तो वो क्या है? इसका अनावश्यक पदार्थ है जो छाल के माध्यम से क्या हुआ? शरीर से बाहर निकल गया। पत्ता में आप लोग को हम बताए थे कि पेड़ पौधे का पत्ता जो होता है उसके बाहरी में देखिएगा तो चींटीदार जैसा जहाँ जहाँ बूंदा बूंदा जैसा रचना हो जाती है। वो क्या है? अनावश्यक पदार्थ है। क्या है? और जब पत्ता टूट के गिर जाता है ना, पत्ता जब टूट के गिरता है तो उसी के माध्यम से अनावश्यक पदार्थ भी बाहर चले जाते हैं। कुछ अनावश्यक पदार्थ रंध्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसका कुछ अनावश्यक पदार्थ रंध्र के माध्यम, जो स्टोमाटा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके द्वारा शरीर से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं।
अब कौन कौन से वृक्ष में क्या क्या होते हैं सारा बात हम बता चुके हैं, है ना। टैलिन, रेजिन और गोंद जो होते हैं ये सब क्या है, लैटेक्स क्या है, ये आपका पादप का उत्सर्जी पदार्थ है। पादप का क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। तो आप लोग हम बताए थे कि कौन से वृक्ष में क्या क्या निकलता है, बताए थे कि नहीं बताते थे। तो टैलिन वृक्ष के छाल में, रेजिन गोंद पुराने जाइलम में संचित होते हैं। कहाँ होते हैं, बताए ना जी। और उसके बाद लैक्टेस जो बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं ना उसमें होते हैं, दूध के रूप में निकलते हैं ना बाहर, तो ये आपका लैक्टेस है। तो इस प्रकार से हम लोग उत्सर्जन का लेसन आज समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी का चौथा लेसन आज समाप्त हुआ, उत्सर्जन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।